सेंटर ऑफ मास की थ्योरी के बाद आप एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरी और लिख लो छोटी सी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है 1 2 3 4 ऐसे करके, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अगर बाहर से लगने वाला फोर्स इज 0, इफ F external on system of particles is 0, then momentum of center of mass या momentum of system of particles, momentum of system of particles remain conserved. अगर बाहर से आपका F एक्सटर्नल 0 लग रहा है, पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपके सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अगर ऐसे केस में हम ये मान लें कि कोई मास बाहर नहीं निकला, टोटल मास कंजर्व है, तो आप ये भी बोल सकते हैं अगर मास कंजर्व है और फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम, है ना। इसका अगला एक्सटेंशन है इसी पार्ट का, क्या, अगर सिस्टम में से मास नहीं निकल रहा है तो या आप बोल दें इफ टोटल मास इज कांस्टेंट या कंजर्व, उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वही बनी रहेगी। ठीक है, इसका यूज हम बहुत सारी जगह करेंगे, बॉम्ब एक्सप्लोजन में और उन सब में, उनको सवालों के थ्रू समझेंगे। थ्योरी इसकी यही है। ठीक है, कोलिजन का एक पार्ट हो रहा है, वो बाद में करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास के और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल, एक यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r, जिसका कि मास m मान लेते हैं, रेडियस r है, ऐसी डिस्क है, इसमें से एक डिस्क ऑफ डायमीटर r/2, एक डिस्क जिसका कि डायमीटर r/2 है, ये तो आपका डायमीटर r हो गया है ना, दोबारा बनाते हैं। ये एक डिस्क है, इसमें से आपको r/2 डायमीटर की डिस्क कट करके बाहर निकालनी है। तो अगर जो मैंने पहले डायग्राम बनाया वो उसका डायमीटर कितना था, r था, इसका मतलब आपको r/2 कर ले पहले, ये पूरी लेंथ r थी, r/2 डायमीटर की आपको उसमें से एक डिस्क निकालनी है। ये वाला पार्ट आपका, इसमें से आपने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया है, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर बोला गया है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी, जब ये वाला पार्ट यहीं पे था, सुनेंगे ध्यान से, जब ये डिस्क कंप्लीट थी तब आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब आपने r/2 डायमीटर की डिस्क बाहर निकाल दी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा ये आपको निकालना। ठीक है, मास इस केस में शुरू में नहीं गिवन है, सिर्फ इतना सवाल है, r है और ये r/2 डायमीटर की एक डिस्क बाहर निकाल दी है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, नया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो अगर इसको मैं निकाल दूंगा, सेंटर ऑफ मास आपका यहां था, निकालने के बाद कहां शिफ्ट कर जाएगा,
इस साइड है ना, इस साइड शिफ्ट करेगा तो लेट्स से हमने मान लिया कि यहां शिफ्ट कर गया सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद, और जब उसको ऐड कर देंगे तो वापस वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ दो बॉडीज कंसिडर करेंगे, एक तो कौन सी, ये जो वाइट डैश कर रखी है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी मान ली मैंने जो ये पार्ट कट के निकाला है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहाँ। तो दो बॉडीज देखो ध्यान से, एक ये आपकी वाइट वाली, उस पार्ट को निकालने के बाद दिस इज योर लेट्स से बॉडी नंबर 1, और ये वाली मान लें आप 2। अगर जो पार्ट कट के बाहर निकाला है उसको वापस जोड़ दूं तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताएं, ये मैंने मान लिया x डिस्टेंस, अगर टोटल मास में m मान लूं, टोटल मास दोनों का मिला के, तो उसमें से कितना मास इस वाइट वाले पार्ट का होगा, कितना इसका पार्ट होगा, देखते हैं। क्या यहाँ पे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया, हाँ जी। तो मास बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपका मास पर यूनिट एरिया। अगर मैं इस छोटी वाली डिस्क का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो छोटी वाली डिस्क का मास आ जाएगा, छोटी वाली डिस्क का एरिया रहेगा पाई, ये आपका डायमीटर है r/2, तो रेडियस कितना होगा r/4, पाई r/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई कटेगा, वहां से बनेगा m r स्क्वायर बाय 16 r स्क्वायर कट जाएगा, m/16। तो ये जो आपका सेकंड वाला पार्टिकल है m2, ये आपका आ गया है m/16। अगर टोटल का मास m था और वो m/16 है, तो ये जो m1 जिसको मैं बोल रहा हूं, ये 15 m/16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे वापस m बनना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, लेट से ये ओरिजिन है, ये x है, क्या ये डिस्टेंस पता है आपको, ये डिस्टेंस किसका है, इस पॉइंट से इस कटिंग जो बॉडी आपने कट करके निकाली है उसका सेंटर ऑफ मास, ये आपका कितना है r/2, ये r/4, तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा 3r/4। अब आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्या m1 r1 m2 r2, m1 is 15 m/16, r1 is x और m2 is m/16, r2 is 3r/4, m कटेगा 16 कटेगा, 3 पंजा 15, और x कम्स आउट टू बी r/20। इसको निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास r/20 साइड शिफ्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बस उसमें आपको कई बार इसको डिस्क को बड़ा कर देगा, है ना, लोकेशन चेंज कर देगा, तो वो आपको बस दिमाग लगाना है। डन। अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम, 3 पार्टिकल्स हैं, इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन माना गया है। ओरिजिन पे क्या है इनका सेंटर ऑफ मास है। फिर बोला गया है कि बाद में द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4g such that center of mass of the fourth particle system is at the point 1 2 3। कुल मिला के बात यह है कि 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम में एक चौथा पार्टिकल 4 ग्राम का ऐड कर दिया गया है, और ऐसा करने पे जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास आपका जिस पॉइंट पे आ जाता है वो जाता है 1 2 और 3। और साथ में बताया गया है जो चौथा पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है r = अल्फा i कैप प्लस j कैप प्लस i कैप प्लस 2 j कैप
3k कैप। आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सवाल समझ लो दोबारा। पहले 3 पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे। फिर चौथा पार्टिकल ऐड कर दिया गया उसके अंदर, उसका पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू ये है, और उसको ऐड करने पे सेंटर ऑफ मास पहले ओरिजिन पे था, अब कहाँ गया है 1 2 3 पे। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जो गिवन है आप वैसे वैसे चलते रहें। जैसे पहले में अगर मैं इन सब की पोजीशन वेक्टर मान लूं, इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो आप r1 है, इसकी r2 है, और इसकी पोजीशन r3 है, तो मैं अगर RCM का जनरल फॉर्मूला लगाऊं तो इट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और आपको पता है कि स्टार्टिंग वाले केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के आपकी ये टर्म क्या है, 0 है, क्योंकि ये 0 था, वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो वो टर्म 0 है। ठीक है, जब चौथा पार्टिकल आ गया है तो वो क्या होगा, ये तीनों टर्म तो होंगे, ये वाले जो है मैंने ब्रैकेट में लिख दी, इस प्लस होगा आपका m4 और साथ में r4 जो उसका है, अपॉन टोटल मास। टोटल मास को मैं m लिख रहा हूं, ठीक है। और इससे जो सेंटर ऑफ मास बना है वो बना है 1 2 3 पॉइंट पर। तो RCM इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसको आप वैल्यूज पुट कर दो। राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म तो 0 था, हटा सकते हैं, ठीक है। m4 और r4, m4 इज बेसिकली 4 ग्राम, r4 आपका है अल्फा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और टोटल मास 1 जमा 2 जमा 3 कितने को, 6 और 4 10 ग्राम। और इस साइड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका 2/5 2 अल्फा बाय 5 इंटू दैट वेक्टर। और यहाँ पे देखें वेक्टर जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ बराबर है, वो कब बराबर हो सकती है, जब ये टर्म 1 के बराबर हो, है ना। इसको आप 1 के बराबर कर देंगे तो अल्फा कम्स आउट टू बी 5/2। अल्फा कम्स आउट टू बी 5/2। पूछना है कुछ, ठीक। इसमें बस आपको हल्का सा मैनिपुलेशन करना था, बाकी सिंपल फॉर्मूले ही यूज होने हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल बढ़िया सवाल है एकदम। एक पानी में लेट्स एक प्लैंक है, एक फट्टा है, तैर रहा है, और इसके इस एंड पे एक पर्सन खड़ा है। इस प्लैंक की लेंथ आपकी लेट्स से L है, प्लैंक का मास इज कैपिटल M और पर्सन का मास M है, ठीक है। ये पर्सन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा, लेट्स से पॉइंट A से पॉइंट B पे आएगा, और ये आपको मानना है कि जिस पानी पे तैर रहा है फट्टा, उस पानी के उसके बीच में फ्रिक्शन 0 है। अगर नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन 0 है तो ये पर्सन जैसे ही चलेगा टू मूव एट एंड बी, तो क्या फट्टा नीचे पीछे खिसकेगा, है ना, पीछे पीछे आएगा। जब ये पूरा वहां पहुंच जाएगा तब आपका ये प्लैंक है वो कितना पीछे आ जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे, आप ये बताएं, इस पर्सन और इस प्लैंक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि इस प्लैंक और पर्सन को मिला के बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लग रहा है तो वर्टिकल में लग रहा है ना। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो वहां पर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले भी आया है, कब? प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब कोई बॉल थ्रो करते हैं तो उसका ये वाला कंपोनेंट नहीं बदलता, क्यों? क्योंकि इस साइड कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रेस्ट में था
तो आपका पहली बात तो क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा 1 पॉइंट। और स्टार्टिंग में इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां भी था, फॉर एग्जांपल प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, पर्सन का यहां रहेगा, दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास यहां रहा। सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये पर्सन जब आगे मूव करेगा तो ये प्लैंक पीछे आएगा। नई सिचुएशन में कैसा होगा कि ये जहां पे ये सेंटर ऑफ मास है इसको यहीं बना लो, और प्लैंक आपका कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये साइड मूव कर गया और ये प्लैंक पीछे आ गया। प्लैंक, अकेले प्लैंक की बात करें तो प्लैंक का सेंटर यहां था, अब वो कहीं यहां होगा, तो ये यहां था, यहां आ गया है, तो प्लैंक आपका इतना मूव कर गया है पीछे। ठीक है, अब प्लैंक इतना पीछे मूव कर गया है तो उसको मान लिया मैंने एक्स मूव कर गया है, एक्स। अगर प्लैंक एक्स मूव किया होगा तो पर्सन आगे कितना मूव किया होगा, नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये प्लैंक नहीं कर सकता तो वो एल लेंथ आगे चलता। मान लो कि मैंने एक बार देखा कि उसको उसको चला दिया, पहले एल लेंथ आगे चल गया, लेकिन फिर फट्टा पीछे आया एक्स से, तो क्या मैं एल में से एक्स घटा दूं? इस पर्सन की जो आगे की वॉकिंग है वो कितनी है, एल माइनस एक्स। यहाँ पे ये इसकी सीध में नहीं है, गलती से बन रहा है, बस ये एक्स मैं दिखा रहा हूं कि इस प्लैंक का सेंटर पीछे आ गया है। तो प्लैंक है वो पीछे आया है एक्स, और जो पर्सन है वो आगे गया है एल माइनस एक्स। ठीक है, अब देखें, मैं पहले वाली कंडीशन में अगर सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगाऊं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की सिर्फ आप एक्सियम वाली यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्स में ये सारा मास है ना। तो मान ले कहीं भी रैंडम पोजीशन पे आपका ओरिजिन था और उससे इस पॉइंट की, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो ये x1 पे था, ये x2 पे था, तो एक्स सी एम ओरिजिनली वॉज m1 x1, इसको m ही मान लेते हैं, m दे रखा है तो m x1 प्लस m x2। x1 x2 क्या है, इस ओरिजिन से ये x1 है और इस ओरिजिन से जहां पे प्लैंक का सेंटर है वो x2 है। स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन एंड प्लैंक x1 x2 है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास m प्लस m रहेगा। चेंज होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, यहीं पे है ना, तो एक्सियम नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, उस पर्सन की ओरिजिन से डिस्टेंस बदल जाएगी और प्लैंक की भी बदल जाएगी। पर्सन के डिस्टेंस में क्या बदलेगा, पर्सन m x1 प्लस l माइनस एक्स, और जो प्लैंक है वो घट जाएगा, क्या, x2 माइनस एक्स अपॉन m प्लस m। ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास बराबर है तो बराबर कर दें, बराबर कर देंगे तो सबसे पहले क्या कटेगा, m प्लस m। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो देखें यहाँ पे एक m1 x1 का टर्म बनेगा और उस साइड भी है, तो जीरो हो जाएगा। या चाहे तो आप मैं सोल्व करता हूँ, m x1 प्लस m l माइनस एक्स m x2 माइनस m x। अब देखें उस साइड क्या ये टर्म है, गया, क्या mx2 है, गया, उस साइड जीरो बन गया, कुछ है बचा ही नहीं, तो आप इस वाले टर्म को साइड ले आए,
तो mx m सॉरी ये आपका ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके आप x निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका भी देख लो। क्या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये सारा मैथ्स आपने एक बार कर लिया, अब सिंपली याद करने के लिए क्या तरीका है, m डेल्टा x1 इक्वल टू m x2। m जो पर्सन का मास है वो कितना आगे चला, l माइनस एक्स, और जो m है वो कितना x, उनका मैग्नीट्यूड कंसिडर किया सिर्फ। तो ये करने पे आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर निकाल लें सोल्व करके, आंसर मेरे पास अवेलेबल है, x इज m क्लास में कराया वैसे वाला, अलग तरीके से कराया शायद, ऐसे कराया था। डन, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, अब बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम ईच, मास जो है बुलेट्स का 40 ग्राम है, आर फायर्ड फ्रॉम अ मशीन गन विद स्पीड v इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर per second. If the person firing the bullets experience an average force of 200 Newton, then the number of bullets fired per minute. Bullets fired per minute आपको निकालना। देखिए क्या है, एक पर्सन है जो मशीन गन से बुलेट्स फायर कर रहा है, हर बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 40/1000 केजी, इतने मास की हर बुलेट है, हर बुलेट की स्पीड इतनी है, और वो कह रहा है कि जो पर्सन है उसके ऊपर फोर्स 200 लग रहा है। यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टार्टिंग में जब बुलेट फायर नहीं करी है, बुलेट और गन दोनों मिला के रेस्ट पे हैं, ठीक है, और आप ये मान लें कि कंधा तो बाद में जैसे आपने वो शूट किया तो कंधा जब तक टच में नहीं आएगा तब तक फोर्स नहीं लगेगी। तो स्टार्टिंग में आप मान लें कंधा उसके ऐसा नहीं कि फोर्स लगा रहा हो, है ना, सिंपली आप रिलैक्स खड़े हैं, रिलैक्स खड़े हैं, तो जैसे ही बुलेट गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट गन पे लगाएगी, या फिर कहें स्टार्टिंग में यदि मोमेंटम जीरो था, बुलेट और गन का मिला के मोमेंटम जीरो था और बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो बाद में भी मोमेंटम जीरो होना पड़ेगा। बुलेट का मोमेंटम आगे हो गया तो गन का मोमेंटम पीछे होगा और वो फोर्स लगाए कंधे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमें निकालना क्या है, बुलेट्स फायर्ड पर मिनट कितनी होंगी। हम तो मान लेते हैं कि n बुलेट्स फायर करी गई हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड n बुलेट्स फायर करी गई हैं, बाद में आंसर निकाल लेंगे। जब एक बुलेट गई तो बुलेट का मोमेंटम कितना हुआ, सिंगल mv, ये 10 की पावर 3 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना एक बुलेट निकलने पे मोमेंटम उधर गया, उतना ही मोमेंटम इधर भी आना पड़ेगा टू कीप मोमेंटम जीरो, ठीक है। तो पीछे की तरफ इतना मोमेंटम आएगा। अगर n बुलेट्स पर सेकेंड निकले, ये क्या था, एक बुलेट का मोमेंटम चेंज, अगर n बुलेट्स निकलेंगी तो n बुलेट्स का मोमेंटम चेंज पर सेकेंड आ जाएगा 40n, और मोमेंटम चेंज पर सेकेंड इज नथिंग बट फोर्स, और वही आपका दे रखा है 200। तो कट करेंगे तो 5 बुलेट्स पर सेकेंड आप फायर करेंगे, पूछा गया है पर मिनट, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकंड में 5 निकली, एक मिनट में 300। आंसर आपको मिनट में निकालना है, आंसर इज 300 बुलेट्स पर मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ इनटू 3 इक्वल मासेस। बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल है। एक बॉम्ब है, स्टार्टिंग में
रेस्ट पे है और फिर 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होता है मासेस में, m, m और m। और ये बोल रहा है कि दो की वेलोसिटी गिवन है, एक की है 3i कैप प्लस 2j कैप और दूसरे की है -i कैप माइनस 4j कैप। पूछा है कि थर्ड की वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्टिंग में बॉम्ब क्या है, रेस्ट पे है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब एक्सप्लोड होगा तो इंटरनल फोर्स है उसका, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगा है और स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। या फिर कहें आपका मोमेंटम शुरू में जीरो था तो बाद में भी मोमेंटम जीरो ना पड़ेगा। तो आपको दो का मोमेंटम पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी पता है, इसकी आप मान लें किसी साइड v होगी, तो आप मोमेंटम ऐड कर दें, m 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस m माइनस i कैप माइनस 4j कैप प्लस m v इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे m आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस v इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों किया, क्योंकि पहले मोमेंटम 0 था, एक्सप्लोड होने से पहले मोमेंटम 0 था, तो बाद में 0 ना पड़ेगा। तो v कम्स आउट टू बी माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। ये आपके थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी काफी बढ़िया है। अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg, 1 kg का बॉम्ब है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर 5 सेकेंड्स। ऊपर जा रहा है और टाइम 5 सेकेंड के बाद 2 टुकड़ों में टूट जाता है। फ्रेगमेंट ऑफ मास 4 ग्राम मूव्स डाउन 400 ग्राम मूव्स डाउनवर्ड विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। एक टुकड़ा जो है वो नीचे की तरफ आता है और ये टुकड़ा है आपका 400 ग्राम का और वेलोसिटी है इसकी 25 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है कि दूसरा जो मास है उसकी स्पीड क्या होगी। दोबारा बता रहा हूँ, एक बॉम्ब को फेंका गया नीचे से, 5 सेकंड बाद वो 2 टुकड़ों में फटा। एक टुकड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसका मास दे रखा है। दूसरे टुकड़े की का मास तो ऑटोमेटिक बच गया 600 ग्राम, अगर 1000 ग्राम है तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। पहले तो ये बताएं, जब हवा में बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो क्या आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? वाई? हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा। लेकिन ये पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक्सप्लोजन से पहले और बाद का जो टाइम है वो बहुत कम है। आपका फोर्स तो लग रहा है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो फोर्स इनटू टाइम करेंगे जब, वो फोर्स इनटू टाइम, तो जो मोमेंटम चेंज आता है इसको बहुत कम होने के कारण मोमेंटम चेंज बहुत कम हो जाता है। तो हम बॉम्ब एक्सप्लोजन चाहे वो हवा में ही क्यों ना हो रहा हो, हम एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में टोटल मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, जब वो 5 सेकंड पे चला गया है, 5 सेकंड बाद फटा है, उसकी स्पीड कितनी होगी, वो स्पीड निकालेंगे, उसके बाद फर्दर सोल्व करेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे आप? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालनी है, u आपकी कितनी है 100 माइनस 10 और टाइम कितना है 5, 50 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड रहेगी दूसरे वाले पार्टिकल की। क्या दूसरे वाला पार्टिकल नीचे आ सकता है? देखो ये तो पक्का हो गया कि स्पीड उसकी 50 मीटर पर सेकंड रहेगी, बट वो ऊपर की तरफ ये नहीं, सॉरी, ये तो आई आपकी फटने से पहले की स्पीड आई है। तो फटने से पहले का मोमेंटम कितना होगा, 1 इंटू
50, ये फटने से पहले का मोमेंटम है। फटने के बाद का -400/1000 इंटू 25, ये मोमेंटम हमने पॉजिटिव लिया था, ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है। दूसरे वाली वेलोसिटी मुझे पता नहीं कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, या पता है ऊपर जाएगा। सेकंड वाला पार्ट फटने के बाद क्या नीचे आ सकता है क्या? तुरंत फटने के बाद? क्यों? ऐसे नहीं मोमेंट, आपको ये नहीं, फटने से पहले, सुनो ध्यान से, फटने से पहले मोमेंटम टोटल ऊपर है, और फटने के तुरंत बाद एक पार्ट मोमेंटम का नीचे की तरफ है, तो आपको नेट मोमेंटम ऊपर ही रखना है। तो उसको नीचे वाले को कट करके और कुछ बचेगा तभी तो ऊपर बनेगा। आर यू गेटिंग? देखें दोबारा से, आपका बॉम्ब जब फटा है, फटने से जस्ट पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो नेट मोमेंटम फटने से पहले ऊपर की तरफ है। फटने के बाद एक टुकड़ा आपने बोल दिया कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो फटने के बाद टोटल मोमेंटम ऊपर ही होना चाहिए। जब एक पार्ट का नीचे की तरफ दे दिया गया है, तो डेफिनेटली दूसरे को ऊपर की तरफ होना पड़ेगा, और वो भी नीचे वाले को कट करके कुछ बचेगा, तब वो नेट ऊपर की तरफ रह पाएगा। तो श्योर है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सेकंड वाला पार्ट ऊपर ही जाएगा, है ना। तो लेट्स से वो मान लिया आपने 600/1000 इंटू वेलोसिटी। इक्वेशन सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इज 25 मीटर, नहीं आंसर इसका कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, अ बॉडी ऑफ मास 4m, 4m की एक बॉडी है, रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 ऑफ द पीसेस ईच ऑफ मास m, 2 पीस आपके m मास के हैं, और मूव विद स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। टोटल मास कितना है? 4m, और mm यहां बता दिया गया है, तो 2m यहां बच जाएगा। एक 4m मास का टुकड़ा 3 पार्ट्स में टूटता है, 2 का मास m और m है, तीसरे का 2m अलग से है, और दोनों की वेलोसिटी v और v है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो तीसरे की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज बतानी है, ठीक है, देखते हैं वो, देखते हैं। आप ये बताएं, स्टार्टिंग में रेस्ट में था ये, तो मोमेंटम 0 था, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तो बाद में भी नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप, इसका मास m है, इसका मास m है, तो क्या इसका मोमेंटम mv और mv हो जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, √2 mv, ये मोमेंटम किसका है? इन दोनों का नेट मोमेंटम। इसके जो अपोजिट पार्टिकल, अब तीसरे वाले पार्टिकल को डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा टू मेक मोमेंटम 0, ठीक है। उसका मास कितना है? 2m, वेलोसिटी v डैश मान लो, तो बराबर कर दो उनको, 2m v डैश इज √2 mv, ये कैंसिल हो गया, और यहां से कट के बच गया √2 v डैश इज v बाई √2, ठीक है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सबकी निकाल लो। हाफ mv², इस पार्ट की, ऐसे ऐसे 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में हाफ मास कितना है? 2m तीसरे वाले पार्टिकल का, और वेलोसिटी v बाई √2, तो v² बाय 2 वहां से आ गया, तो ये आपका गया, कट गया, यहाँ पे कट गया, ये mv² बाई 2, mv², 3/2 mv²,
अगला सवाल भी सेम सा ही आप कर लेंगे। 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a bullet of mass m is fired from the gun of mass m. बुलेट का मास m है, गन का मास कैपिटल M है, और फायर करने के बाद गन रिकॉइल करती है, और साथ में बता रखा है कि यहाँ पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अटैच नहीं है, आप मान लो कि जस्ट इसको टच कर रहा है ना, जस्ट टच कर रहा है, तो गन के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं। A bullet of mass m is fired from the gun of mass m, capital M. The recoiling gun compresses the spring of spring constant K by a distance d. Then velocity of the bullet is. ठीक है, जब ये बुलेट निकलेगा तो गन पीछे आएगी, और गन पीछे आएगी तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करती है ये बाय अ डिस्टेंस d। आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी। सबसे पहले क्या आप, जब ये अभी जस्ट टच कर रहा है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो बुलेट और गन को सिस्टम माने, बुलेट फायर होने से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ठीक है, टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं v है, और इस साइड v डैश, ये वेलोसिटी मान लो v, इसकी इस साइड, और इसकी v डैश इस साइड। तो क्या mv विल बी इक्वल टू mv डैश, क्योंकि जितना मोमेंटम इस साइड गया है उतना इस साइड आना पड़ेगा, क्योंकि नेट जीरो होना है। ठीक है, तो v डैश कम्स आउट टू बी m बाय m इंटू वी। ठीक है, अब वो बुलेट निकल गई है, उसको भूल जाओ, और गन जस्ट निकलते ही उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है। ठीक है, अब ये बताएं, जब ये पीछे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स आगे लगाएगा, धीरे धीरे कंप्रेस होकर यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर वो जीरो स्पीड पे आएगा जब जस्ट मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा। ठीक है, तो जब यहाँ से ये गन पीछे की तरफ मोशन स्टार्ट करती है और जहां तक वो रेस्ट में आई है, उन दोनों पॉइंट्स पे क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन कब होती है? जब, हाँ, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे। यहाँ पर आपकी स्प्रिंग फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपकी एनर्जी कंजर्व रह सकती है। तो जस्ट जब ये गन इसको टच करके आगे बढ़ना शुरू करती है तब, और जब वो गन स्लो डाउन होते होते रेस्ट पे आ गई है, उस टाइम उन दोनों पॉइंट्स पे आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका स्प्रिंग कंप्रेस नहीं था, फाइनल पोजीशन पे आपका स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट एट द मोमेंट ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज जीरो, और बाद में काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के डी स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? डी, और वी डैश की आप वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ m बाई कैपिटल M v स्क्वायर इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, हाफ कटेगा, और हमें v निकालना था, तो m स्क्वायर, यहाँ पे देखें एक m ऊपर है, ये m स्क्वायर आएगा तो नीचे m बच जाएगा, और साथ में v स्क्वायर के डी स्क्वायर बाय इंटू m बाय m स्क्वायर, v इज d बाय m रूट के m। चेक करें। तो ये आपका पार्ट कौन सा खत्म होता है?
सेंटर ऑफ मास प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास के कुछ सवाल उस तरीके के और होंगे, वो आप जहाँ पे आए ट्राई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड दे दी जाएगी, इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप इंडिविजुअल का निकाल लेंगे, यहाँ पे है, इसका निकाल लेंगे, यहाँ पे है, फिर आप M1 R1 करके M2 R2 करके, मतलब एक कंप्लीट बॉडी को आपने एक पॉइंट मान लिया, फिर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आता है, M1 R1 M2 R2 करके, उस तरीके से कर लेंगे। तो ये जो भी मैं सवाल करा हूँ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो गया तो सब कुछ हो गया, बट हाँ एक बहुत 70-80% तक कवर करती है।